आगरा के एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को तेजाब पिलाया, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने की गिरफ्तारी। हाथरस में रुहेड़ी गांव के पास डंपर ने 3 युवकों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। कानपुर के शिवराजपुर इलाके में अपहरण के बाद हत्या, 12 साल के मासूम बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने उतारा मौत के घाट। समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव खबर। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की चहुं ओर हो रही थू-थू से भन्नाए मुलायम सिंह यादव ने अचानक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिल्ली तलब किया और जमकर डांट लगाई। इसके बाद मुलायम सिंह ने नरेंद्र भाटी को फोन लाइन पर लिया और उसकी खटिया खड़ी कर दी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बेहद कटु शब्दों में भाटी को लताड़ लगाते हुए कहा कि पहले तो तुमने अखिलेश तथा मुझे गलत जानकारी दी और फिर टीवी कैमरों पर मूर्खतापूर्ण बयान दे दिया। एक तरफ तुम मीडिया के कैमरों पर बेवजह शेखी बघार रहे हो, उधर तुम्हारा छोटा भाई स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जा चुका है। तुम्हारे दूसरे रिश्तेदार भी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। तुम और तुम्हारे चमचे जल्दी अपना दिमाग सुधार लो, वरना निकाल बाहर करूंगा तुमको। हम बता दें आपको कि हमने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। हमने ही आपको ये बताया था कि नरेंद्र भाटी के राइट हैंड ओमेंद्र खारी और भतीजे अमन भाटी की साजिश क्या थी और IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को भेजे गए खत में अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए क्या क्या लिखा था। समाचार प्लस के भरोसेमंद सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि मुलायम सिंह का फोन रिसीव करके नरेंद्र भाटी के तोते उड़ गए। नरेंद्र भाटी ने मुलायम सिंह जी से मिलकर अपना पक्ष साफ करने की लाख मिन्नतें की, मगर मुलायम सिंह जी ने नरेंद्र भाटी की एक न सुनी और उनका फोन काट दिया। उत्तर प्रदेश की निलंबित IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला अब राजनीतिक पैंतरेबाजी में उलझता जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की नींद टूटी और PMO ने इस मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिर कांग्रेस अध्यक्षा के चिट्ठी लिखने के बाद ही PMO क्यों जागा। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी में कहा था कि ये देखना होगा कि अफसर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा मिल भी रही है या नहीं। हमें ये भी देखना होगा कि कहीं एक ईमानदार अधिकारी को परेशान न किया जा रहा हो। श्रीमती सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद से सियासी हलकों में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखने पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि जिसके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। सपा के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस मामले में कांग्रेस की खिंचाई करते हुए कहा उन्हें अपने ही पार्टी की शासित राज्यों में देखना चाहिए कि किस तरह वहाँ IAS अफसरों का उत्पीड़न किया गया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मसला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार एक ईमानदार अफसर को सजा देने पर तुली हुई है। जहां एक और बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में खुले तौर पर बयान दे रहे हैं, वहीं पूरी समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के मंत्री भी लगातार दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को जायज ठहरा रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने तो यहाँ तक कह डाला कि मुसलमानों को अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मस्जिद की दीवार गिराने वाली IAS अफसर को हटाने में जरा भी देरी नहीं लगाई। यूपी के दूसरे मंत्री आजम खान और सपा महासचिव नरेश अग्रवाल भी दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में खासे हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में अब कांग्रेसी नेता रीता बहुगुणा जोशी और निर्मल खत्री भी मैदान में कूद गए हैं। इन कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सपा सरकार को न्याय करना चाहिए। मामले में शुरुआती झिझक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इस मामले में मैदान में उतर आई हैं। तो वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने सपा सरकार पर हमला बोला है। जोशी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मामले पर न्याय करना चाहिए। बयान के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है।
वहीं सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए निर्मल खत्री ने कहा कि सपा सरकार ईमानदार अफसरों को पसंद नहीं करती। उनका कहना था कि सेशन शुरू होने से पहले संसदीय दल दुर्गा नागपाल के मसले पर बैठक करेगा। दुर्गा शक्ति नागपाल निलंबन मामले में यूपी सरकार के खिलाफ उठे स्वरों की गूंज अब नई दिल्ली तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर बढ़ रहे दबाव को भले ही जाहिर न कर रहे हो, लेकिन देश की सबसे शक्तिशाली राजनेता मानी जाने वाली सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद मामले ने तूल जरूर पकड़ लिया है। रविवार को झारखंड में 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद का विस्तार कर दिया। हेमंत सोरेन ने जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी, जयप्रकाश भाई पटेल, साइमन मरांडी, चंपई सोरेन और कांग्रेस के गीताश्री उरांव और राजद के सुरेश पासवान को शपथ दिलवाई। राजभवन के बिरसा मंडप में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। उन्हें राज्यपाल सैयद अहमद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले 13 जुलाई को राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। अब तक सपा सरकार के लिए नाक का सवाल बना दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन सपा सरकार के लिए ही अब मुस्लिम वोट पाने का जरिया बन गया है। सीएम की रोजा अफ्तार पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री का बयान तो इसी ओर इशारा करता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर साफ तौर पर कहा कि यूपी के मुसलमानों को सीएम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मस्जिद गिराने वाली एसडीएम को उन्होंने तुरंत सस्पेंड कर दिया। मौका था मुख्यमंत्री की रोजा अफ्तार पार्टी का। मुख्यमंत्री ने रोजेदारों से मुलाकात की पर मीडिया से बचते हुए निकल गए। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने इस मौके पर मीडिया से बात की तो ऐसा बयान दे दिया कि सरकार के इरादे खुलकर सामने आ गए। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन अब तक सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया था। अब इसका सियासी फायदा उठाने का मन भी बना लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने बाकायदे इसे यूएसपी की तरह इस्तेमाल किया। कहा, जिस तरह से मुलायम ने बाबरी मस्जिद बचाई थी, वैसे ही मस्जिद की दीवार ढहाने वाली अधिकारी को सस्पेंड कर अखिलेश ने मुस्लिम समाज पर एहसान किया है। उन्होंने मुस्लिम समाज से इसके लिए शुक्रिया अदा करने की अपील भी की। पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा समझे जाने वाले अहमद हसन ने इस मौके पर घटना स्थल के स्थानीय मुसलमानों की दस्तखत वाली चिट्ठी दिखाई। कहा, स्थानीय मुसलमान इस कदम से खुश हैं। ये बात और है कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि सूबे की राजधानी में हो रहे तनाव को लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। अहमद हसन ने इस मौके पर विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत भी दे दी, लेकिन खुद दुर्गा शक्ति नागपाल के मुद्दे को यूएसपी की तरह उछाला। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। जनपद उन्नाव की जिला जेल में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश होने के बाद सूबे के जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि घटना की जांच पूरी ईमानदारी से की जाएगी और इस घटना में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्नाव जिला कारागार के भीतर जेल प्रशासन ने अय्याशी के सारे इंतजाम कर रखे हैं। गांजा, चरस, अफीम से लेकर शराब तक की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। फोन करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका 2000 रुपया प्रति माह लिया जाता है। यही नहीं, जेल में जुआ भी खेला जाता है। 1500 रुपए महीना देने पर अलग से चूल्हा उपलब्ध कराया जाता है। 5000 रुपए देने पर जेल प्रशासन अस्पताल में एक बेड भी उपलब्ध करवा देता है। हालांकि डीआईजी जेल ने इस पूरी घटना की जानकारी के बाद कैदियों को मानसिक रोगी की संज्ञा दे दी है। हालांकि समाचार प्लस पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार हरकत में आई और उसने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सूबे के जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जेलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। राजेंद्र चौधरी इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वो लगातार सूबे की जेलों का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है और अब जेलों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। आरक्षण समर्थकों के समर्थन में उतरी अपना दल की विधायक अनुप्रिया पटेल सहित 250 छात्रों के खिलाफ इलाहाबाद के जार्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने पर ये मामला दर्ज किया गया है। लोक सेवा आयोग के आरक्षण नियमों को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालसन चौराहे पर बवाल और तोड़फोड़ के मामले में अपना दल की विधायक अनुप्रिया पटेल समेत 3 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आम सभा कर प्रदर्शन करने वाले 250 छात्रों के खिलाफ भी जार्जटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से यह एफआईआर धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में लिखी गई है। आपको बता दें, आरक्षण समर्थकों ने कुछ दिन पूर्व सपा विधायक प्रशांत सिंह के घर पर तोड़फोड़ और पथराव किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषी छात्रों की चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने 2 पुलिसकर्मियों पर रेप का आरोप लगाया। दोनों आरोपी कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर के 2 सिपाही समेत 3 लोगों पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। सिपाहियों पर आरोप है कि उन्होंने एक युवक के साथ मिलकर 3 अगस्त की रात को किसी काम से बाहर निकली लड़की को पहले तो बंधक बनाया, फिर बारी बारी से उसकी असमत लूटी। यही नहीं, उन्होंने बलात्कार करने के बाद लड़की को इस घिनौनी करतूत के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी।
हालांकि पीड़ित ने हिम्मत दिखाई और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली में नकली टमाटो चिली सॉस बनाकर नोएडा में सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को थाना सेक्टर 58 पुलिस ने सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 260 किलो नकली टमाटो चिली सॉस बरामद किया है। आरोपी जिसे प्लास्टिक के 4 लीटर कैन में भरकर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने नकली टमाटो चिली सॉस को सीज कर जांच के लिए भेज दिया है। बीते 24 घंटों के अंदर 2 मासूमों की मौत और 63 बच्चों की मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में भर्ती ने यह तो तय कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग कितना दिमागी बुखार के प्रति सचेत है। हर साल हो रही दिमागी बुखार से मासूमों की मौत पर इस साल स्वास्थ्य विभाग ने वादा किया था कि दिमागी बुखार पर इस साल हम पूरी तरह से अंकुश लगा लेंगे, मगर 24 घंटों के अंदर 63 बच्चों की मेडिकल कॉलेज इंसेफ्लाइटिस वार्ड में भर्ती और 2 मासूमों की मौत ने पूरे स्वास्थ्य विभाग के इस वादे पर पानी फेर करके रख दिया है। देखना अब यह है कि इन दोनों बच्चों के मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग दिमागी बुखार पर अंकुश लगा पाता है या नहीं। महिलाओं पर हो रहे तेजाबी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं तरफा प्यार में तो कहीं पति द्वारा पत्नी को तेजाब पिलाने का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला देखने को मिला थाना एतमादौला इलाके के टेढ़ी बगिया में। एक पति ने अपनी पत्नी को महज इस बात को लेकर तेजाब पिला दिया कि वो बीमार थी, जहां पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। महिलाओं पर हो रहे तेजाबी हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में तेजाब के कई मामले सामने आए। एक पति अपनी पत्नी को तेजाब पिला दिया तो दूसरी ओर पति ने तेजाबी हमला कर अपनी पत्नी को झुलसा दिया। यही नहीं, एक तरफा प्यार में भी एसिड अटैक होते हैं। मामला थाना एतमादौला इलाके का है, जहां जीवन नगर साथ निभाने वाले पति ने पत्नी को तेजाब पिला दिया। अब पत्नी एक प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मामला कुछ यूँ है कि एतमादौला इलाके के जगजीवन नगर के रहने वाले दिनेश की शादी करीब 5 साल पहले खंदौली के रहने वाली भारती देवी से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ माह बाद भारती की तबीयत खराब हुई। जांच में पता चला कि भारती की किडनी में प्रॉब्लम निकली। बस यहीं से शुरू हुआ पति दिनेश का पत्नी के लिए नफरत का दौर शुरू हो गया। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक कल भारती के घर पहुंचे थे और भारती की बीमारी की बात ही चल रही थी कि अचानक पति दिनेश घर से निकलकर भागा और चिल्लाने लगा कि भारती ने तेजाब पी लिया। लेकिन परिजन दिनेश पर आरोप लगा रहे हैं कि पति दिनेश ने ही भारती को तेजाब पिलाया है। फिलहाल पुलिस ने भारती के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पति, देवर और ससुर ज्येष्ठ के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर देवर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार महिलाओं के साथ हो रही इन घटनाओं पर विराम कौन लगाएगा। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तत्परता दिखाते हुए पीड़िता के देवर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शिव चौदस के शुभ मौके पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग हरिद्वार से जल लेकर गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। शिव चौदस का जल रात 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए भक्तगण गंगा जल लेकर धीरे धीरे अपने पूज्य मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं। त्रयोदशी के जलाभिषेक के बाद 1:30 बजे से शिव चौदस का जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। शिव चौदस के शुभ अवसर पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मंदिर के आसपास कैंपों में जुटना शुरू हो गए हैं। इस बार दुधेश्वरनाथ मंदिर में करीब 4 लाख कांवड़ियों के जलाभिषेक करने की उम्मीद है। उधर शिव भक्तों का मेरठ रोड पर जगह जगह कैंप बनाकर स्वागत किया जा रहा है। वहाँ उनके रहने खाने पीने का बेहतर इंतजाम किया गया है। हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे शिव भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए NH 58 का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपदा पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कांवड़ मेले के आखिरी दिन शाम तक लगभग 1.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। आपदा पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कांवड़ मेले के आखिरी दिन शाम तक लगभग 1.5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं और पुलिस के अनुसार ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आंकड़ा पिछले साल को तोड़ता नजर आ रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हरिद्वार के शिवालयों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। कांवड़ मेले के आखिरी दिन 1.5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं और पुलिस की माने तो यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार जाने की उम्मीद लगाई हुई है।
उत्तराखंड में आपदा के दौरान भी मंत्रियों की अहम की लड़ाई नहीं रुक रही है। जी हां, आपदा के पुनर्निर्माण के लिए बनाए जा रहे प्राधिकरण पर रोक प्रदेश के आपदा मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी के बाद लगा है। लेकिन अब बहुगुणा सरकार के दूसरे दिग्गज हरक सिंह रावत प्राधिकरण को बनाने के पुरजोर समर्थन में खड़े हो गए हैं। आपदा के बाद प्रदेश के पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्राधिकरण की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विजय